लास्ट क्लास तक हम लोग 2D एरे में मैट्रिक्स का कुछ प्रोग्राम्स तक सीख चुके हैं। आज हम लोग एरे से ही रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ेंगे, पर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक दरअसल में कैरेक्टर्स का ग्रुप बनाने के लिए यूज में आएगा। इसीलिए हम लोगों के टॉपिक का नाम होगा आज कैरेक्टर, एरे एंड स्ट्रिंग्स। तो देखो, एरे का ही टॉपिक है ये भी, पर इस एरे का जो एलिमेंट्स होगा वो दरअसल में कैरेक्टर टाइप का कलेक्शन होगा, तो उसको हम लोग कैरेक्टर का एरे बुलाएंगे। और दूसरा नाम यहां पे क्या लिखा हुआ आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग्स के बारे में। तो आपको मालूम है कि स्ट्रिंग्स जो होता है वो तो अक्षरों का ग्रुप होता है। तो ये जो स्ट्रिंग अक्षरों का ग्रुप है वो दरअसल में नल कैरेक्टर पे खत्म होता है, जो /0 करके लिखते हैं। तो कैरेक्टर एरे अक्षरों का कलेक्शन है, और जब उसको आप /0 यानी कि नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करेंगे, अंत करेंगे, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग्स बुलाते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स के बारे में सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए कि आर द स्ट्रिंग्स आर द सेट ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग्स दरअसल में क्या है? स्ट्रिंग्स दरअसल में कैरेक्टर्स का सेट है। स्ट्रिंग्स दरअसल में अक्षरों का ग्रुप है। स्ट्रिंग्स आर द सेट ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय, मतलब स्ट्रिंग्स किससे टर्मिनेट होता है? टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा स्ट्रिंग्स के बारे में आप याद रखेंगे कि स्ट्रिंग्स जो होता है वो दरअसल में क्या है? अक्षरों का ग्रुप है। और वो किससे टर्मिनेट होता है? वो किससे खत्म होता है? नल कैरेक्टर पे खत्म होता है। जो भी स्ट्रिंग आप पढ़ेंगे वो हमेशा आप देखिएगा नल कैरेक्टर पे ही खत्म होता है। ये स्ट्रिंग्स का प्रॉपर्टी है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स को स्टोर करना है कंप्यूटर के मेमोरी में। तो स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे कैरेक्टर के एरे का इस्तेमाल आप करने वाले हैं। यानी कैरेक्टर एरे एक कंटेनर की तरह बिहेव करेगा, और उसके अंदर हम लोग किसको जमा करेंगे? तो कैरेक्टर एरे के अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स को जमा करेंगे। यही टॉपिक है कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग्स, उसी को बुलाते हैं। तो अब बात यह है कि आपको सीखना है क्या कि कैरेक्टर एरे का घोषणा कैसे होगा। यानी टॉपिक का नाम क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ क्या? कैरेक्टर एरे। आई मीन कैरेक्टर एरे को कैसे आप घोषणा करेंगे, कैरेक्टर एरे के लिए कैसे मेमोरी रिजर्वेशन आप करेंगे, उसी टॉपिक का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर एरे। तो अब आप इसका जाकर देखिएगा कि कैरेक्टर एरे का घोषणा करने का सिंटैक्स क्या है। देखिए, नॉर्मली एरे बनाते थे आप इंटीजर टाइप, तो आप नहीं लिखा करते थे इंट एरे का नाम जैसे कि ए और ब्रैकेट में साइज। सिमिलरली आज हम लोग एरे का डिक्लेरेशन कैरेक्टर वाला कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कैर फॉर कैरेक्टर, बगल में यहां पे लिखेंगे क्या? कैर लिखकर बगल में आप क्या लिखेंगे? एरे नेम, और विद इन ब्रैकेट्स आपको क्या लिखना होगा? साइज। तो कैरेक्टर एरे बनाना बड़ा आसान काम है, और वो इस तरीके से बनेगा जैसे आप पहले इंट लिख के एरे का नाम लिख के साइज दिया करते थे। सिमिलरली कैर लिखकर एरे का नाम लिखकर साइज दे दीजिए। तो इस तरीके से कैरेक्टर एरे का निर्माण होता है। ओके, अब देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे नेचर में क्या लगा रहे हैं? कैर। एरे का नाम में क्या लिख रहे हैं? सिटी। और साइज में मान लो क्या लिख रहे हैं? 10। तो पता है क्या होगा इस लाइन को लिखने से? आप कभी भी सी या C++ में ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, कैर सिटी 10, तो ऐसा लिखने से क्या होगा कि सिटी के नाम से मेमोरी में इस तरीके से 10 घर बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 घर बन गया। पता है नामकरण कैसे होगा इन 10 घरों का? क्योंकि सिटी के नाम से 10 घर बना है, तो हर एक घर का नाम ऐसे हो जाएगा, सिटी के साथ 0, सिटी में 1, सिटी में 2, फिर 3 4 5 6 7 8, और लास्ट घर का नाम क्या हो जाएगा? सिटी के साथ 9। तो जब आप लिखेंगे कैर सिटी 10, तो सिटी के नेम से 10 ब्लॉक्स का रिजर्वेशन हुआ। नेमिंग कैसे हो जाएगा? सिटी 0, सिटी 1, सिटी 2 करते करते सिटी 9 तक सारा नामकरण यहाँ पे सेट हो जाएगा।
समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके से कैरेक्टर एरे का मेमोरी में रिजर्वेशन होता है। तो कैरेक्टर एरे बनाना बहुत 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 आसान काम है, वो इस तरीके से कर देना, कैरेक्टर का एरे क्रिएट हो जाएगा, वेरी वेरी इजी। अब एक बात सुन लीजिए, माना कि सिटी के नाम से एक कैरेक्टर एरे बना, उसका साइज माना कि 10 बना, तो इसमें क्या होगा, 10 अक्षर रख सकते हैं आप। सिटी के नाम से जो 10 ब्लॉक्स बना, इसमें 10 अक्षर रख सकते हैं आप, लेकिन शहर का नाम का अगर बात करेंगे तो शहर का नाम मात्र एक ही रहेगा। यानी जब आप लिखिएगा कैर सिटी 10, तो सिटी के नाम से कितना घर बन जाएगा, 10। शहर का नाम एक ही रखेंगे, लेकिन वो नाम का लंबाई मैक्सिमम 10 अक्षर तक हो सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है। इंटीजर एरे सीखे हैं तो कैरेक्टर एरे बनाना बहुत आसान काम है। तो अब हम आपको ये सिखाएंगे, कैरेक्टर एरे जो बन चुका है उसको वैल्यू कैसे कैसे दे सकते हैं आप। यानी कैरेक्टर एरे जो आपने मेमोरी बनाया है, इसको वैल्यू अगर देना है तो कैसे कैसे दे सकते हैं आप। तो देखिए, हम आपको अभी बताने वाले हैं पहला तरीका, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर एरे। तो पता है ये जो टॉपिक है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर एरे, इसका मतलब क्या है सुनिए। पहली बात तो इनिशियलाइजेशन करना मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। तो कैरेक्टर एरे का जो घर बनाएंगे आप, उस घर को पहली बार वैल्यू सौंपना है। ये जो घर बना है, ये जो मेमोरी आप रिजर्व किए हैं, उस मेमोरी में आपको कोई वैल्यू सौंपना है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करना मतलब जो घर बना चुके हैं उसको फर्स्ट टाइम वैल्यूज सौंपना, वो होता है इनिशियलाइज करना। और इनिशियलाइज जब आप डायरेक्ट करेंगे, इक्वल टू कर करके वैल्यू सौंप सौंप के, अगर आप ये शुरुआत डायरेक्ट करेंगे तो उस प्रक्रिया का नाम होगा कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। यानी कि वैल्यू को डायरेक्ट दे रहे हैं आप, तो उसी का नाम है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो हम आपको अभी बताएंगे कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कैरेक्टर एरे का किस प्रकार आप कर सकते हैं। तो आप इसका सीधे सीधे एग्जांपल देखिए। देखिए, अगर लिखा जाए कैर, यहां पे लिखा जाए सिटी, और साइज में क्या लिखा जाए 10, तो इस लाइन का मीनिंग तो अब आपको पहले से ही क्लियर है। सिटी के नाम से कितने ब्लॉक का रिजर्वेशन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और नामकरण कैसे कर लोगे, सिटी 0, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिटी 1 2 3 4 करके लास्ट का नाम क्या हो जाएगा, सिटी 9। तो सिटी के नाम से कितना घर बन जाएगा, 10 घर बन जाएगा। अब आपको इसको वैल्यू सौंपना है, तो इसको वैल्यू सौंपने के लिए आप इसमें इक्वल टू कीजिए। देखिए, करली ब्रैकेट ओपन किए, हमको इसमें शहर का नाम सपोज कीजिए, मान लीजिए पुणे लिखना है, छोटा सा नाम दे रहे हैं, तो हमको ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पी लिखना होगा, कॉमा, फिर सिंगल कोटेशन मार्क में यू करना होगा, फिर सिंगल कोट्स में एन करना होगा, सिंगल कोट्स में ई करना होगा, उसके बाद लास्ट में नल कैरेक्टर करना होगा इनपुट। तो जैसे ही आप ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, तो ये लाइन क्या करेगा, सिटी के नाम से 10 घर का एक कैरेक्टर एरे बना देगा, और उसमें स्टोर क्या करेगा, सबसे पहला अक्षर कौन आएगा, पी, अगला अक्षर कौन आएगा, यू, अगला अक्षर कौन आएगा, एन, अगला अक्षर कौन आएगा, ई, और लास्ट अक्षर कौन आएगा, नल कैरेक्टर। ये देखिए, तो कैरेक्टर एरे को अगर आप वैल्यू फर्स्ट टाइम सौंपना चाहते हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर ये इनिशियलाइजेशन वैल्यू को इक्वल टू लगा के डायरेक्ट सौंपा जाता है, तो इस डायरेक्ट वैल्यू सौंपने का तरीका को प्रोग्रामिंग में कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब वैल्यू देने का एक तरीका होता है कि जब आपका प्रोग्राम रन करेगा तो आप सी आउट से मैसेज पूछेंगे और सी इन से इनपुट करेंगे, याद कीजिए। तो जो सी इन से आप जो वैल्यूज इनपुट करते हैं, वो तरीका को आप बोलेंगे कि वो रन टाइम इनिशियलाइजेशन है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू होगा वो हम लोग रन टाइम इंसर्ट करते हैं। अब वैल्यू को जब आप डायरेक्टली सौंपते हैं तो उसको बोला जाता है कि वो कौन सा इनिशियलाइजेशन है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। तो देखिए, जब आपने लिखा कैर सिटी 10 इक्वल टू करके वैल्यूज आप डायरेक्टली सौंप रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। अच्छा, अब एक बात देखिए, अगर हम इस एग्जांपल में नल कैरेक्टर को हटा देते हैं, सपोज कीजिए, तो नल कैरेक्टर को जब हटा देंगे तो आप देखिए अभी भी तो कैरेक्टर्स इकट्ठा है। तो कौन कौन सा कैरेक्टर्स इकट्ठा है, पी, यू, एन, ई, अभी भी कैरेक्टर्स इकट्ठा है। यानी आप अभी भी इसको कहेंगे कि ये एक एरे है, ये एक
कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है या किसका ग्रुप है? कैरेक्टर्स का ग्रुप है, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग होने के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, जब भी स्ट्रिंग का बात होता है तो स्ट्रिंग हमेशा किससे टर्मिनेट होता है? ये प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है। तो लास्ट में ये जो नल कैरेक्टर आप डालेंगे, तो नल कैरेक्टर इंसर्ट करने से मैन्युअली क्या होगा कि आप ये जो कैरेक्टर्स का ग्रुप कर रहे थे उसमें नल घुसाने से उसको अब आप स्ट्रिंग्स का दर्जा दे सकते हैं, इसको स्ट्रिंग्स बुला सकते हैं। अब सुनिए, सेम काम, ये जो वैल्यू डायरेक्ट दिए हैं, सेम काम अगर करना है तो इसको करने का एक छोटा तरीका भी है। अब वो काम कैसे कर सकते हैं ये देखिएगा, हम और करके लिख रहे हैं। आप क्या लिखे? कैर सिटी, तो कैरेक्टर टाइप का सिटी के नाम से आप देखेंगे 10 घर बन गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पैरेंट स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, साइज कितना लिखा आपने? 10, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर हम इसमें इक्वल टू का निशान दिए और हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे क्या लिख दिए? पुणे। देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ध्यान रखें, तो आपको ये रूल मालूम है कि डबल कोट्स के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखते हैं वो तो स्ट्रिंग होता है। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखते हैं वो तो स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग किससे टर्मिनेट होता है? नल कैरेक्टर से। अब वो बाय डिफॉल्ट होता है। ये स्ट्रिंग्स का प्रॉपर्टी आप बहुत पहले क्लास के फंडामेंटल्स में सीखे हुए हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो अक्षरों का कलेक्शन होता है उसको स्ट्रिंग्स बुलाते हैं, और जितना भी स्ट्रिंग्स होता है वो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है ऑटोमेटिकली। और इस तरह से काट काट के अगर आप अक्षर को भेजे हैं कॉमा लगा लगा के, तो उसमें आपको नल कैरेक्टर लिखना पड़ गया था, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुणे लिखेंगे तो नल कैरेक्टर उसमें ऑटोमेटिकली इंसर्टेड है, ऐसा आप मान के चलिए। तो स्ट्रिंग्स जो होता है उसको आप इस तरीके से कैरेक्टर एरे के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, और जब ये स्टोर होगा, चाहे ये लंबा सा लाइन स्टोर होगा, तो उसका मतलब ऐसा हो जाएगा कुछ। तो इस तरीके से आप ये सीख रहे हैं कैरेक्टर एरे का घोषणा कैसे होगा। कैरेक्टर एरे को पहली दफा डायरेक्ट वैल्यू जो देंगे कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन से, वो कैसे कैसे होगा। एक थोड़ा सा इजी मेथड है ये वाले तरीके से, एक थोड़ा लेंदी मेथड है टुकड़ा टुकड़ा करके जो भेज रहे वो मेथड से। पर जो बेस्ट मेथड है वैल्यू देने का ना, वो होता है पता है कौन सा? इनिशियलाइजेशन, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। मतलब वैल्यू देने का जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा इनिशियलाइजेशन होता है? रन टाइम। देखिए ये जो वैल्यूज जो डायरेक्टली दे रहे हैं ना, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ये तरीका थोड़ा कम ही यूज में आता है। सबसे ज्यादा यूज में आता है रन टाइम वैल्यू देने का तरीका। तो सर कैरेक्टर एरे को वैल्यू रन टाइम कैसे दिया जाता है? तो कैरेक्टर एरे को वैल्यू रन टाइम कैसे दिया जाता है, कैसे शुरुआत किया जाता है, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। तो देखिए अब जो हम यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं, उस हेडिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है। हेडिंग में लिखा हुआ है रन टाइम इनिशियलाइजेशन, रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर एरे। यानी कि अब आपको ये सीखना है कि कैरेक्टर एरे को रन टाइम किस तरीके से वैल्यू डालकर शुरुआत करना है। मतलब कैरेक्टर एरे का वैल्यू रन टाइम, यानी कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा उस टाइम वैल्यू डाल के शुरुआत कैसे करना है, वो आप इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। और ये करना भी आसान है, इसका आप एग्जांपल देखिएगा तो पता चलेगा। देखिए अगर हम लिखे कैर, अगर हम लिखे कैर, मान लीजिए हम यहाँ पे एक नाम लिखे नेम, अब ब्रैकेट में हम साइज लिख दिए मान लो 20। अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया? नेम के नाम से मेमोरी में 20 ब्लॉक्स का रिजर्वेशन हो गया, 20 घर बन गया मतलब। अब सुनिए, क्योंकि हमको रन टाइम वैल्यू डालना सिखाना है, तो अब हम यहाँ पे सी आउट लगाकर यूजर से क्या पूछेंगे? देखिए एंटर द नेम। यूजर से हम पूछेंगे यूजर प्लीज एंटर द नेम, नाम मांगेंगे। रीड कौन करेगा? सी इन। और इनपुट किस में कर देगा? नेम में। तो देखो ये जो सीन के थ्रू जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं, ये वैल्यू इनपुट करने का प्रक्रिया रन टाइम काम करेगा। और इसीलिए इस मेथड को आप क्या नाम देंगे कि ये मेथड है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। क्योंकि इस मेथड में वैल्यू को हम लोग रन टाइम कीबोर्ड से टाइप करेंगे, तो ये सी इन उसको रन टाइम पढ़ेगा और ला के किस में स्टोर करेगा? नेम के घर में। तो इसमें होगा क्या, अब आप ध्यान से देखिएगा। सी दिस इज माई मॉनिटर। अब समझते चलिए आप लोग। देखिए नेम के नाम से मेमोरी में आपने अभी अभी देखा कि हम यहाँ पे
20 घर बना चुके हैं। मान लीजिए ना 20 घर है, अज्यूम कर लीजिए। फिर सुनिए, सी आउट ने आपके मॉनिटर पे ड्यूरिंग द रन टाइम, आई मीन जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो ये सी आउट मेरे से रन टाइम क्या पूछने लग गया मैसेज में, ये पूछने लग गया एंटर दी नेम पूछा। तो हम अगर इसको नाम देते हैं राज और ना हम एंटर दबा देते हैं, पता अगर हम नाम में राज लिख के एंटर कर देंगे तो पता है क्या होगा, ये जो सीन है सी इन, ये किस नाम को पढ़ेगा, राज को पढ़ेगा। सीन जो है वो नाम कौन सा पढ़ेगा, राज को पढ़ेगा, और राज को पढ़ के किसके अंदर इनपुट कर देगा, वो राज वाला नाम नेम के अंदर। तो पता नेम नाम का जो आप एरे बनाए हैं, इसमें रन टाइम राज स्टोर हो जाएगा, RAJ, और ऑटोमेटिकली इसमें कौन इंसर्ट होगा, नल कैरेक्टर, वो खुद से इंसर्ट होगा। तो देखिए रन टाइम वैल्यू देने का एक अप्रोच ये वाला है। जब ये आपसे पूछेगा कि नाम दीजिए, आपने कोई नाम दिया जैसे कि राज, तो ये सीन क्या किया, राज को पढ़ा और किसके अंदर इनपुट किया, नेम के अंदर। तो नेम नाम का जो कैरेक्टर एरे है उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, RAJ, राज स्टोर हो गया, और अंत में क्या घुस के बैठ गया है, नल कैरेक्टर। इस तरीके से राज वाला नाम इसमें इनपुट हुआ। पर सुनिए, अगर स्टूडेंट का नाम राज था, एक वर्ड का नाम था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर पता है अगर इस स्टूडेंट का नाम राज नहीं होता, सपोज करो ऐसे पूछते एंटर द नेम, मान लो स्टूडेंट का नाम है राजकुमार, तो राज लिख के स्पेस देता, फिर मान लो यहाँ पे कुमार लिखता, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो क्या होगा, आपका उम्मीद तो यही होगा कि एंटर द नेम में अगर हम राज स्पेस कुमार लिखें, तो रन टाइम जब हम इसको लिखें तो ये सी इन राजकुमार पढ़ के किसमें स्टोर कर दे, नेम में। हम लोगों का ऐसा उम्मीद है। पर जानते हो क्या होगा, इस मेथड में अगर आप कीबोर्ड से इनपुट करवाते हैं तो जानते हैं सी इन के साथ ये वाला जो अप्रोच है वैल्यू पढ़ने का, ये बेचारा स्पेस नहीं पढ़ पाता है। यानी अगर आपका नाम राज स्पेस दे के कुमार, ऑफ कोर्स 2 वर्ड का नाम है तो स्पेस तो होगा, तो अगर आपका नाम राज है, बीच में स्पेस है, और अगर कुमार है, तो इस मेथड से वैल्यू जब पढ़ोगे तो ये वाला निशान स्पेस नहीं पढ़ने देता है। यानी ये क्या करेगा, राज को पढ़ लेगा, नेम में क्या रख लेगा, राज, और स्पेस कुमार पढ़ ही नहीं पाएगा ये। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कि आपका नाम राजकुमार पढ़ लिया जाए, लेकिन ये क्या करके बैठा है छुप छुप के, वो खाली राज पढ़ के बैठा है, क्योंकि स्पेस पढ़ नहीं पाएगा ये। तो स्पेस नहीं पढ़ पाएगा तो आगे का कुमार कैसे पढ़ेगा, तो ये फंसा देगा आपको। यानी अगर आपको पता है, अगर आपको पूरा यकीन है कि एक वर्ड पे ही काम करना है आपको, तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन की। पर स्ट्रिंग्स में कभी भी आपको 2 वर्ड 3 वर्ड भी पढ़ना पड़ सकता है। सपोज कीजिए आपका नाम राजकुमार सिन्हा है, तो आप क्या करेंगे, राज स्पेस कुमार स्पेस सिन्हा, ऐसे 3 वर्ड का नाम भी तो हो सकता है ना, ये तो कॉमन है ना, 3 वर्ड का नाम होना कॉमन है। तो क्या होगा, ये अप्रोच क्या करेगा, ये खाली राज पढ़ के चुप हो जाएगा, ना कुमार पढ़ पाएगा ना सिन्हा पढ़ पाएगा। इसीलिए रन टाइम इनिशियलाइजेशन में ये तरीका आपको फंसा सकता है। ये तभी अच्छा होगा जब आपको एक वर्ड पढ़ना है मात्र, और जब निश्चित नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों का नाम निश्चित थोड़ी है कि एक ही वर्ड का नाम का बच्चा आएगा, कि 2 वर्ड का नाम का, कि 3 वर्ड का नाम का, क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे बैठे हैं। किसी के नाम में 2 वर्ड्स है, किसी के नाम में 3 वर्ड्स है, किसी के नाम में 1 वर्ड भी बाई चांस हो सकता है। तो उस मेथड में ये तरीका आपको फंसा देगा, क्योंकि खाली 1 वर्ड पढ़ने के लिए उचित है, ज्यादा वर्ड्स पढ़ने के लिए उचित बिल्कुल भी नहीं है। तो सर रन टाइम इनिशियलाइजेशन इसके जगह फिर कैसे करेंगे, तो सुनो, ये तरीका तब यूज ना करके हम लोग इसके जगह ये इस्तेमाल करेंगे, सी इन, ध्यान से देखिए, सी इन, उसके बाद यहां लगा देंगे डॉट, और उसके बाद एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है गेट लाइन। तो पता है जब आप लिखिएगा सी इन डॉट गेट लाइन, तो पता है गेट लाइन का काम क्या है, पूरा लाइन रीड करना। जैसे आप राज लिख के एंटर मारे, चाहे राज स्पेस कुमार लिख के आप एंटर मारे हो, चाहे राज स्पेस कुमार स्पेस सिन्हा लिख के एंटर मारे हो, एंटर जैसे ही मारेंगे ना तो लाइन आपका खत्म होगा, तो गेट लाइन उस पूरे लाइन को पढ़ लेगा, बस आप इतना समझ लीजिए। तो इसमें स्पेस नहीं पढ़ पाएगा ऐसा नहीं है, ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ेगा, स्पेस भी पढ़ेगा। तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है इसके तुलना में। तो पता है गेट लाइन कैसे यूज होगा, तो देखिए पहली बार आप ये अजीब सा सिंटैक्स देख रहे हैं इस क्लास में, सीन के साथ हमेशा ऐसे वैल्यू पढ़ते आए हैं ना आज तक आप,
लेकिन आज आपको सीन डॉट क्या करना होगा, गेट लाइन। तो सीन के साथ उसके अंदर एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है गेट लाइन। ये गेट लाइन फंक्शन क्या करता है, पूरा लाइन रीड कर लेगा और रीड करके कहां पे स्टोर करेगा, ये बताओ। एरे का क्या नाम है, नेम, और उसका कैपेसिटी कितना है 20, तो कॉमा देकर आप क्या लिखेंगे 20। तो जैसे ही आप ये चीज लिखेंगे तो सीन डॉट गेट लाइन ने आपके स्टेटमेंट को रीड किया राजकुमार को और कहां पे डाला, नेम में, और उसका मैक्सिमम साइज कितना गिवन है 20 गिवन है। यानी कि आप देखेंगे यहां का वैल्यू हो जाएगा RAJ, उसके बाद पता है ये स्पेस भी पढ़ लेगा, उसके बाद हो जाएगा KR कुमार, और उसके बाद अंत में ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि नल कैरेक्टर शामिल हो चुका है। तो ये देखिए सीन डॉट गेट लाइन जो है इसका काम है पूरा लाइन को रीड करना, इसका काम है पूरा स्टेटमेंट को रीड करना, और रीड करके जो एरे का नाम आप दिए हैं उसमें स्टोर करना, और उसका लिमिट कितने अक्षर तक का है रखने का, कॉमा करके वो लिमिट भी मेंशन करना पड़ता है। तो यहां पे भी मेथड हो गया कौन सा, इनिशियलाइजेशन का, रन टाइम इनिशियलाइजेशन का। तो अगर आप श्योर है कि एक ही वर्ड का नाम पढ़ना है तो आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें स्पेस देके और भी वर्ड्स जुड़ने वाले हैं तो आप इसको बिल्कुल यूज मत कीजिए, फिर आप इस मेथड को यूज कीजिए गेट लाइन वाला। पर इसको भी यूज करने के लिए एक और आसान सा अप्रोच होता है प्रोग्रामिंग में, उसके लिए देखिए आपको लिखना होगा बस गेट्स। ये जो गेट्स है इसको आप गेटेस भी पढ़ते हैं, गेटेस का मतलब होगा गेट स्ट्रिंग। तो ये जो गेटेस फंक्शन, इसमें सीन मत लगाना, आगे बस लिखना गेट्स, और उसके बाद बताओ एरे का क्या नाम है, नेम। इसमें आपको लिखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा क्योंकि इसमें गेट्स लिख के बस एरे का नाम लिखते हैं। तो ये जो अलग अलग लिखने का अप्रोच है, इन सारे मेथड से वैल्यू को आप रन टाइम पढ़ सकते हैं। पर अगर रन टाइम आपको लगता है कि आपके सेंटेंस में ज्यादा शब्द है, आपको लगता है कि आपको स्पेस भी प्रिंट करना है, तो आप ना गेट्स को इस्तेमाल करिए, क्योंकि गेट्स यहाँ सीन डॉट गेट लाइन की तरह ही वैल्यू पढ़ने में मदद करेगा पूरा लाइन का। आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए फिर, क्योंकि ये तो एक ही वर्ड पढ़ने में सीमित है। तो इन दोनों में से कोई एक यूज कीजिए। पर सुनिए, अगर आप गेट्स फंक्शन यूज करने लगे हैं, अगर आप गेट्स नाम का फंक्शन अगर यूज करने लगे हैं पूरे सेंटेंस को रीड कराने के लिए, तो याद रखिएगा गेट्स फंक्शन जब लगेगा तो उसके लिए एक हेडर फाइल लगाना होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, यानी कि stdio.h लेना पड़ेगा गेट्स फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो हमारा गेट्स फंक्शन है उसके लिए हेडर फाइल आपको लगाना पड़ेगा stdio.h, एक्स्ट्रा में प्रोग्राम अभी कराएंगे तो दिखाएंगे। और इस मेथड के लिए या इस मेथड के लिए आप देखिए क्या इस्तेमाल किया गया है, सीन इस्तेमाल हुआ है, और सीन के लिए तो आप ऐसे भी iostream.h तो लगाते ही हैं। तो इन दोनों के लिए तो iostream.h जो यूजुअली लेते हैं उसी से काम चल जाएगा। पर अगर आप गेट्स लगाएंगे, एक सेकेंड, देखिए अगर आप यहाँ पे गेट्स फंक्शन को यूज करेंगे तो गेट्स फंक्शन जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए ये जो आपका गेट्स फंक्शन है ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा आपका जो लाइन है उस पूरे लाइन को रीड करके कहां पे स्टोर कर देगा, मेरे एरे में जिसका नाम है नेम। और गेट्स के लिए हेडर फाइल आपको क्या लगाना होगा, stdio.h, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रिंग्स का वैल्यू देना है रन टाइम, तो रन टाइम वैल्यू देने के लिए एक अप्रोच ये वाला था, एक अप्रोच देखिए ये वाला था, और एक अप्रोच देखिए ये वाला था। तो वैल्यू आप इस तरीके से भी दे सकते हैं बट इसमें स्पेस नहीं रीड करेगा, इस तरीके से और इस तरीके से भी दे सकते हैं तो इसमें स्पेस रीड करेगा, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही रीड कर लेगा, ये दोनों जो मेथड्स हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये जो मेरा स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स का जो टॉपिक चल रहा है, इसको प्रोग्राम में किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करके आगे का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं डिस्कशन। देखिए क्वेश्चन मेरा क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट, जो पता है क्या करेगा, काउंटिंग करेगा। आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो काउंट करेगा, मतलब गिनती करेगा। तो राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द टोटल, आपको सुनिए क्या क्या गिनने को हम कह रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द टोटल अपर केस लेटर्स, कॉमा लोअर केस लेटर्स,
अपर केस लेटर्स कॉमा लोअर केस लेटर्स एंड डिजिट्स। आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कैपिटल लेटर गिनेगा, स्मॉल लेटर गिनेगा एंड क्या गिनेगा, डिजिट्स भी गिनेगा। डिजिट्स मतलब अंक गिनेगा। कहां पे मौजूद जो होगा, प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। मतलब देखिए आपको पता है ना, स्ट्रिंग का मतलब होता है अक्षरों का ग्रुप। तो आपके दिए गए स्ट्रिंग में, यानी आपके दिए गए अक्षरों के ग्रुप में कितना कैपिटल लेटर मौजूद है, कितना स्मॉल लेटर मौजूद है और कितना अंक मौजूद है, आपको एक प्रोग्राम में उन सब चीजों का गिनती करना है। यानी कैपिटल लेटर गिनना है, स्मॉल लेटर गिनना है और अंक कितना मौजूद है आपके स्ट्रिंग में, आपको उसका भी गिनती करना है। यह है आपका अभी का क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका जब आप आंसर क्रिएट करेंगे तो आंसर में देखिए, आपको तो मालूम है एक हेडर फाइल तो आप रोज ही लगाते हैं, सॉरी 2 हेडर फाइल। एक हेडर फाइल तो आप लगाते हैं रोज रोज, कौन सा, हैश इंक्लूड iostream.h। ये तो हम लोग आज भी ये इंक्लूड करेंगे। फिर एक हेडर फाइल आप इंक्लूड करते हैं रोज रोज, उस हेडर फाइल का नाम है जो आप हैश इंक्लूड करके क्या लिखेंगे, conio.h। ये तो करना पड़ेगा, स्क्रीन साफ करना है अगर तो, आउटपुट स्क्रीन होल्ड करना है तो ये तो करना पड़ेगा। पर एक बात बताइए, हम आपको वैल्यू को रीड करना है स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है, और अगर आपको कम लिखने का मन है तो हम आपको पता है ना गेट्स यूज कर सकते हैं। देखो अगर पूरा सेंटेंस रीड करना है तो आप गेट्स भी यूज कर सकते हैं और cin.getLine भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरा सेंटेंस रीड करना है तो अगर आपने गेट्स फंक्शन यूज किया हुआ है तो गेट्स फंक्शन को यूज करने के लिए आपको एक हेडर फाइल फिर से शामिल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। उस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। तो पहले आप ये देखिए, iostream.h आप लेंगे सी आउट के लिए। अगर आप इस मेथड से इनपुट करना चाहते हैं तो आप सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैल्यू रन टाइम पढ़ना है तो आप गेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब गेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। फिर सुनिए, मेरे प्रोग्राम का जो जिंदगी है वो हम कहां से शुरू करेंगे, वॉइड मेन फंक्शन से। तो यहां से हम लोगों का मेन फंक्शन का स्टार्टिंग होगा। अब देखिए, मेन फंक्शन में घुस के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप का, कैर लिख के कैरेक्टर टाइप का पहले हम एक एरे बनाएंगे। सपोज करो मेरे एरे का नाम है x, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। हम अपने एरे का नाम x किए और साइज में कितना लगा दिए हैं 20, बस इतना काम हम किए, सिंपल। तो ये क्या करेगा आप समझ गए होंगे, कैरेक्टर टाइप का x के नाम से 20 ब्लॉक्स का रिजर्वेशन करेगा। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का काउंटर्स कौन कौन सा चुन रहे हैं। हम यहाँ इंटीजर टाइप का एक काउंटर लिए हैं i, जो कि लूप चलाएगा। एक काउंटर कौन सा लिए हैं, u इज इक्वल टू 0, जो अपर केस लेटर्स गिनेगा। एक काउंटर कौन सा लिए हैं, l इज इक्वल, एक सेकेंड, l इज इक्वल टू 0, जो लोअर केस लेटर्स को गिनेगा। क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा ना, अपर केस गिनना है, लोअर केस गिनना है, डिजिट्स भी गिनना है। तो काउंटर्स हम लिए हैं u, अपर केस के लिए लेट इट बी 0, लोअर केस के लिए काउंटर क्या लिए हैं l, लेट इट बी 0, और डिजिट्स के लिए काउंटर कौन सा लेने जा रहे हैं d, लेट इट बी 0। तो देखो एक काउंटर i है जिसका ड्यूटी होगा लूप चलाना, एक काउंटर u अपर केस, एक काउंटर l लोअर केस और एक काउंटर है d डिजिट्स गिनवाने के लिए। अब आप इसको कर देंगे टर्मिनेट। तो ये तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि लाइफ जब मेन से शुरू होगा तो मेन में घुसने के बाद कैरेक्टर का एरे बनाना पड़ेगा, उसके बाद काउंटर्स कुछ तय करना पड़ेगा जो आप यहां पे कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए हम लोग, अब इसके बाद हम लोग अपनी स्क्रीन को साफ करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाने जा रहे हैं, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे सी आउट लगा के पहले यूजर से पूछना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे देखिए आप, एंटर द स्ट्रिंग। तो अब हम यूजर से जब पूछना चाहेंगे कि एंटर द स्ट्रिंग, तो इसका मतलब होगा कि आप कृपया करके स्ट्रिंग एंटर कीजिए, ठीक है। रीड कैसे करना है, तो हम सीन से नहीं रीड करेंगे, हम cin.getLine लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको अभी गेट्स का यूज सिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग इसी को ज्यादा यूज करते हैं। तो गेट्स लिख देंगे। ये बताओ मेरे एरे का नाम तो x है ना, बस आप x लिख के बात खत्म कर दीजिए, इतना सिंपल है। मतलब ये सी आउट रन टाइम आपसे पूछा कृपया करके स्ट्रिंग दीजिए, आप रन टाइम जब स्ट्रिंग को दिए तो गेट्स उसको रीड किया
और रीड करके किसमें थमा दिया, एक्स नाम का जो एरे है उसमें। वेरी वेरी इजी। अब आपकी क्या ड्यूटी है कि इस एक्स नाम के एरे में जो भी स्ट्रिंग बना है आप, इसमें आपका ड्यूटी मिला है कि आपको अपर केस, लोअर केस और डिजिट्स को गिनना है। ओके, तो हम लोग उसके लिए लूप चलाएंगे। अब देखना इसका लूप थोड़ा अजीब सा चलाने वाले हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0। आई का लूप गिनती 0 से स्टार्ट किया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। ये हम करेंगे, इसका मीनिंग हम बता रहे हैं, अभी मत टेंशन लीजिए ऐसे क्यों लिखा अजीब सा। और अंत में लगा देंगे आई प्लस प्लस, ये करेंगे। अब जब आप अंदर घुस जाएंगे फॉर लूप के अंदर, तो अब अंदर जाके अब आपको चेकिंग करना होगा, क्या एक्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए, एंड यहां पे क्या लगाएंगे, एक्स ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड। मतलब ये अपर केस का लिमिट है वो चेक कर रहा है कि आपका अक्षर अपर केस के लिमिट में आता है कि नहीं। तो अगर आपका अक्षर अपर केस के लिमिट में आता है तो u प्लस प्लस हो जाएगा, यानी अपर केस का गिनती बढ़ा देंगे। अगर ये फॉल्स होगा तो कहां जाएंगे, एल्स में, और एल्स में इफ करके क्या चेक करेंगे, एक्स आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए एंड एक्स आई इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जेड। इस बीच में अगर आएगा तो लोअर केस को प्लस प्लस कर लेंगे, और अगर ये भी रॉन्ग है तो उसके एल्स में जाएंगे। और अब डिजिट्स चेक करने के लिए कंडीशन क्या देंगे, इफ एक्स आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स आई इज लेस देन और इक्वल टू 9। अगर 0 से 9 के बीच में होगा तो क्योंकि वो डिजिट्स है तो डी नाम के काउंटर को बढ़ाएंगे, और ये फॉर लूप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब अंत में डिस्प्ले करना पड़ेगा कौन सा चीज कितनी बार है। तो हम यहाँ पे सी आउट करके मैसेज में क्या लिखेंगे, देखिए आप यहाँ, हम लोग मैसेज में लिखेंगे टोटल अपर केस लेटर्स इज इक्वल टू यू। देखो अब हम यहाँ स्लैश एन लाइन चेंज कर रहे हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए टोटल लोअर केस लेटर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एल। उसी तरह से अब हम यहाँ पे स्लैश एन करके क्या लिख देंगे, टोटल डिजिट्स इज इक्वल टू डी, दैट्स इट। तो मेरा ये सी आउट यहां से शुरू हुआ, लिखते गया लिखते गया लिखते गया, यहां पे जाके खत्म हो गया। अब अंत में हमको क्या यूज करना होगा, गेट सी एच। यहां पे आप देख सकते हैं मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोडिंग तो कर लिए हैं। अब हम आपको इसका, ये जो मेन कोड इस प्रोग्राम का ये हिस्सा है, तो अब हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसको बिगिनिंग से, कोड जो था। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, मेरी इस प्रोग्राम में हेडर फाइल कौन सा लिया गया था, iostim.h। सी आउट के लिए सीन की जगह, क्योंकि आज हमको गेट्स लगाना है, तो गेट्स का हेडर फाइल क्या होगा, stdio.h। और क्लियर स्क्रीन और गेट ch के लिए हेडर फाइल क्या लिए हैं, conio.h। इतना तो आइडिया हो गया। प्रोग्राम का जिंदगी मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ। तो ये बताओ मेन में घुसकर आपने क्या लिखा पहले, ठीक है। देखिए मेन में एंटर करके आपने क्या लिखा, कैर x20, यानी कैरेक्टर टाइप का आप देखेंगे कि x के नाम से यहाँ पे 20 घर बन गया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते 20 तक बना। नामकरण कैसे होगा, क्योंकि आपने x20 किया है तो इसका नेमिंग ऐसे करेंगे, x0 x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू, कहां तक जाएगा, x19 तक जाएगा। ये नामकरण जो है वो। काउंटर्स कौन कौन सा ले लिए, आई नाम का काउंटर जो लूप चलाएगा, यू नाम का काउंटर जो अपर केस लेटर्स गिनेगा, लेट इट बी 0, एल नाम का काउंटर जो लोअर केस गिनेगा, लेट इट बी 0, और डी नाम का काउंटर जो डिजिट्स गिनेगा, लेट इट बी 0। तो आप देख रहे हैं हम लोग इतना काउंटर्स का भीड़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आई नाम का काउंटर को ड्यूटी देंगे कि तुम लूप चला लो, एल नाम को ड्यूटी मिलेगा लोअर केस कितना अक्षर आया वो गिनो, यू तुम क्या गिनो, अपर केस लेटर, और डी तुम डिजिट्स गिनो, इसलिए तक काउंटर्स ले लिए। ये घोषणा करने का प्रक्रिया खत्म होता है यहाँ। अब देखिए क्या होगा इसके बाद, देखिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन आप लिखे, एक सेकेंड, क्लियर स्क्रीन फंक्शन आपने लिखा। क्लियर स्क्रीन फंक्शन आपके मॉनिटर पे जो गंदगी फैला होगा पहले का अगर, तो उस आउटपुट को इरेज करके नीट एंड क्लीन स्क्रीन ले आएगा। ना सी, इस वाले सी आउट ने क्या पूछा, एंटर द स्ट्रिंग। पता, जब इस वाले सी आउट ने आपसे पूछा एंटर
द स्ट्रिंग, जब ये आपसे पूछा तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जब ये मैसेज आया एंटर द स्ट्रिंग, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप कृपया करके स्ट्रिंग एंटर कीजिए। कृपया करके क्या करिए, आप स्ट्रिंग को एंटर कीजिए। तो हम जाके यहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू एंटर करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू में देखिए क्या लिख रहे हैं। हम पहले लिख दिए कैपिटल बी। देखिए हम जानबूझ के मिक्स करके वैल्यूज लिख रहे हैं। पहले हम लिखे कैपिटल बी, उसके बाद लिखे स्मॉल ए, उसके बाद लिखे प्लस, उसके बाद लिखे नो, और उसके बाद हम एंटर मार दिए। ठीक है, ये वैल्यू लिख के एंटर मार दिए। तो टाइम ओवर होने वाला है, जब ऑफ हो तो लॉग इन कर लीजिएगा फिर से। हम अब तब तक एक्सप्लेन करते ही जा रहे हैं। तो हम वैल्यू क्या क्या दिए हैं, बी ए प्लस 9 लिख के एंटर कर दिए। तो इसको पढ़ेगा कौन कीबोर्ड से? इसको कीबोर्ड से पढ़ा कौन? गेट्स। कहां डाला? एक्स में। तो एक्स नाम का जो एरे बना है उसमें क्या स्टोर हो गया? बी ए प्लस 9 नल कैरेक्टर। तो ये जो वैल्यू आपने दिया था, ये वैल्यू जाके एक्स में स्टोर हो गया। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? ये वाला जो दिए हैं। तो ये पढ़ा कौन? गेट्स। देखिए अभी तक हमसे पूछा गया था क्या? एंटर द स्ट्रिंग। तो हम जाके स्ट्रिंग का वैल्यू एंटर कर दिए, बी ए प्लस और 9 लिख के हम एंटर कर दिए। तो इसको रीड कौन किया? आप देखिए अभी इसको रीड कौन किया? गेट्स रीड किया। रीड करके कहां पे स्टोर कर दिया? एक्स में। तो मेरे एक्स में जाके स्टोर हो गया बी ए प्लस 9 नल कैरेक्टर, क्योंकि स्ट्रिंग का यही स्टाइल है। अब गौर से देखिए क्या होगा। यहां पे हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे, और बात समझिए कि फॉर लूप हम लोग क्यों चलाएंगे। तो ये जो फॉर लूप हम लोग चलाएंगे उसका जो काउंटिंग है वो आई का काउंटिंग कहां से शुरू हो जाएगा? 0 से, यहां से। देख रहे हैं आप, ये जो फॉर लूप है इसमें आई का गिनती कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 0 से। और आई का लूप आपको चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है, जब तक उसमें कौन नहीं मिल जाता है? जब तक उसमें नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है, तब तक आई का लूप चलाते जाना है। तो देख रहे हैं कितना अजीब सा कंडीशन आज आप लगाए हैं। आप अक्सर आई का लूप जब चलाते हैं तो यहां पे आप देखिएगा लेस देन, ग्रेटर देन, यही सब दिखता है। स्ट्रिंग्स में क्या ध्यान रख रहे हैं आप? आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका स्ट्रिंग तब खत्म होगा जब उसमें नल कैरेक्टर मिलेगा। सीधा सा बात है। तो उसी को ढूंढने के लिए ये अजीब सा कंडीशन लिखा गया है। ये कंडीशन क्या कह रहा है? देखिए आई तो काउंटर है बेचारा, वो तो 0 पोजीशन से स्टार्ट करेगा। आई पोजीशन 0 से स्टार्ट करेगा, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक एक्स नाम के एरे में आयत पोजीशन पे नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा, तब तक लूप चलेगा। मतलब समझिएगा बात, अगर x का i वाला एलिमेंट नल कैरेक्टर नहीं है तो लूप चलेगा। x का i नल नहीं है तो लूप चलेगा, क्योंकि नल आने का मतलब है स्ट्रिंग का अंत होना, यानी कि नल आएगा तो लूप रुक जाएगा। तो नॉट इक्वल टू का मतलब है कि ये तब तक चलाओ जब तक x का i इक्वल नहीं है। तो x का i किसके इक्वल नहीं है? नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो लूप चलाते रहो, चलाते रहो। और जब नल की इक्वल हो जाए तो लूप को खत्म कर दो। सोच के देखिए, स्ट्रिंग का जो अंत है वो नल कैरेक्टर पे होता है। तो नल आएगा तो काम खत्म करना है, और नल नहीं आएगा तो लूप चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है। तो यहां नल नहीं है तो लूप चलेगा, नल नहीं है लूप चलेगा, नल नहीं है चलेगा चलेगा, और यहां पे नल आएगा तो रुक जाएगा, क्योंकि नल तो स्ट्रिंग के एंड में होगा। चलो अब इसी को हम लोग टेस्ट करते हैं। पहले आप ये बताएं आई का काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो गया? 0 से। अब आप यहां से जंप करके इस जगह पे जाइए, चेक करने। पढ़िए क्या लिखे हैं, x का i इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। बताइए x का i मतलब क्या? x का 0। x के 0 में कौन है? b। x का i में x का 0 में कौन है? b। तो b इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। तो आप खुद देखिए b मेरा नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है। देखिए ना, b नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है, तो सही तो बोला। b नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है, कंडीशन जब सही है तब तो आप अंदर आ जाएंगे। और जब आप अंदर आ जाएंगे तो अंदर आके अब आप चेक कीजिए क्या x का i, अब आप चेक करिए कि वो किस ग्रुप में आता है। तो ये बताओ, x का i कहने का मतलब x का 0, और x का 0 में कौन है? b।
तो ये जो कैपिटल बी है, क्या वो कैपिटल ए से बड़ा या बराबर, साथ ही साथ क्या वो कैपिटल जेड से छोटा या बराबर है? यानी कि आप लिमिट में चेक कर रहे हैं कि मेरे एक्स के आई में जो अक्षर है, क्या वो कैपिटल ए और कैपिटल जेड के ग्रुप में आता है? तो यस, देखिए ध्यान से, कैपिटल बी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए है। लॉजिकल एंड में साथ ही साथ कैपिटल बी जो एक्स के जीरो में है वो तो कैपिटल जेड की वैल्यू से छोटा या बराबर है। यानी कैपिटल बी जो है वो कैपिटल ए और कैपिटल जेड के ग्रुप में आता है। और अगर वो इसके ग्रुप में आता है तो इसका मतलब वो अपर केस लेटर होगा, तो यू के काउंटर को बढ़ा दीजिए, तो यू का काउंटर बढ़ के 1 हो जाएगा। अब आप ये देखिए, जब यू बढ़ गया तो एल्स इफ काम नहीं करेगा। और जब आप यहां से निकल के बाहर आइएगा तो आपका ये फॉर लूप जब क्लोज होगा तो यहां से घूम के आप कहां जाएंगे, आई प्लस प्लस पे। तो एक बात बताओ, आई बढ़कर कितना हो गया, 1। ध्यान से देखना, आई 1 होने का मतलब अब आप पोजीशन 1 का चेकिंग करेंगे कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। खैर, आई का वैल्यू तो 1 है, लौट कर पीछे आइए, आकर चेक करिए एक्स के 1 में कौन है। एक्स के 1 में कौन है? तो एक्स के 1 में देखिए स्मॉल ए है। तो अगर एक्स के 1 में स्मॉल ए है तो स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। स्मॉल ए नल कैरेक्टर नहीं है, तो कंडीशन तो ट्रू है, स्मॉल ए नल कैरेक्टर नहीं है। तो नहीं है तो लूप चलेगा, और लूप चलेगा तो चेक करेंगे। चलो क्या चेक करेंगे, देखो ये बताओ, x के 1 में, बिकॉज आई वॉज 1 राइट नाउ, x के 1 में कौन है बताओ, a, स्मॉल a। तो स्मॉल a जो होता है क्या वो कैपिटल A और कैपिटल Z के ग्रुप में आता है? नो। तब एल्स में जाएंगे और इफ लगा के फिर से चेकिंग करेंगे। x के 1 में कौन है, स्मॉल a। तो क्या x के 1 में जो स्मॉल a है क्या वो स्मॉल a और स्मॉल z के ग्रुप में आता है? यस सर, स्मॉल a जो है वो स्मॉल a और स्मॉल z के ग्रुप में आता है, यानी कि वो लोअर केस लेटर होगा, तो आपको l को इंक्रीज करना है, तो l का वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगा, यानी लोअर केस लेटर 1 से बढ़ गया। उसके बाद देखो, एल्स इफ काम नहीं किया, ये बाउंड्री बंद हो गया। अब आप घूम के कहां जा रहे हैं, ऊपर आई प्लस प्लस पे, तो आई बढ़कर 2 हो गया, यानी अब आप पोजीशन नंबर 2 का चेकिंग करेंगे। ये बताइए, x का 2 इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। जरा सोचिए, x के 2 में कौन है, प्लस, प्लस जो निशान है, इट इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। सही तो बोल रहा है, प्लस इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, तो आप अंदर आ जाएंगे। और जब आप अंदर आ जाएंगे तो चेक करिए, क्या आपका जो प्लस है क्या वो कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में है? नहीं। एल्स इफ आपका जो प्लस है क्या वो स्मॉल ए और स्मॉल जेड के ग्रुप में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आपका जो प्लस है क्या वो 0 और 9 के डिजिट्स के ग्रुप में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब उसमें गिनती ही नहीं करना था उसका, क्योंकि आपको बोला गया है खाली कैपिटल गिनने, खाली स्मॉल लेटर गिनने और खाली अंक गिनने। तो प्लस उन तीनों में से कुछ नहीं है, तो काम छोड़ के अगला राउंड में चले जाइए। तो आई बढ़कर अब कितना हो जाएगा बताओ, 3। ध्यान से देखिए, x का 3 इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। तो मेरे x के 3 में कौन है, 9। तो 9 इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, यानी 9 नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है। सही तो बोल रहे हैं, 9 तो नल कैरेक्टर नहीं है ना, तो लूप चलेगा। फिर से आप अंदर आइए। जब आप फिर से अंदर आ गए तो अंदर आकर चेक करिए, x के 3 में कौन है बताओ, 9। तो ये जो 9 है क्या वो a और z के ग्रुप में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। एल्स इफ क्या वो जो 9 है क्या स्मॉल a और स्मॉल z के ग्रुप में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। और एल्स इफ में आइए, क्या जो 9 है क्या वो 0 और 9 के ग्रुप में आ रहा है? यस सर। अच्छा, कंडीशन चेक करने का लहजा एक ही टाइप का है, देख रहे हैं, x का i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर लिमिट जो भी आपको तय करना है, साथ ही साथ x का i लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट जो भी तय करना है। स्टाइल सबका सेम है, खाली वैल्यूज अलग है चेक करने के लिए। एनीवेज, तो मेरे x के 3 में इस बार 9 है, तो 9 क्या 0 और 9 के बीच में आता है? यस सर, कंडीशन इज ट्रू। तो डिजिट्स को बढ़ा देंगे, तो मेरा डिजिट बढ़कर हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये घूमकर वापस i प्लस प्लस पे गया, तो i बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 4। गौर से देखो, पोजीशन 4 पे कौन है, नल कैरेक्टर। पोजीशन 4 पे नल कैरेक्टर है। अब आप चेक करिए, x का 4 इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। ध्यान से देखिए, x का 4 इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, कंडीशन हो गया फॉल्स, क्योंकि x का 4 तो नल है।
x का 4 तो नल है, और ये कंडीशन क्या कहता था कि लूप तब चलाना जब x का i वाला एलिमेंट नल कैरेक्टर के इक्वल ना हो तो लूप चलाना, और जब इक्वल हो तो लूप रोक देना। तो आपने देखा अभी अभी मेरे x के 4 में कौन है, नल कैरेक्टर, तो नल इज नॉट नल, ये तो फॉल्स हो गया, तो लूप रुक गया, अब हमको फेंक देगा बाहर, तो मेरा लूप खत्म। जब हम बाहर आ गए तो अब मेरे पास रिपोर्ट आ चुका है कि टोटल अपर केस एक बार मिला, टोटल लोअर केस एक बार मिला, और टोटल अंक एक ही बार मिला, क्योंकि हम छोटा सा दिए थे। अगर बड़ा स्ट्रिंग देते तो उसमें हो सकता है कि कोई चीज ज्यादा ज्यादा बार होता, अपर केस ज्यादा हो सकता था, लोअर केस ज्यादा हो सकता था, अंक ज्यादा हो सकता था, तो गिनती उसी हिसाब से बढ़ गया होगा, लेकिन अभी तो एक 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 ही आया। अब चलो प्रिंट करते हैं अंत में। तो ये बताइए सी आउट ने क्या प्रिंट किया, टोटल अपर केस लेटर्स इज इक्वल टू, तो देखो मेरे मॉनिटर पे कौन सा मैसेज आएगा, टोटल टोटल अपर केस लेटर्स इज इक्वल टू क्या, यू, तो मेरे यू का वैल्यू में तो 1 है। उसके बाद देखो इन्वर्टेड कॉमा में स्लैशन करेंगे तो लाइन चेंज होगा। उसके बाद बताइए क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल लोअर केस लेटर्स इज इक्वल टू एल, एल का वैल्यू में कितना है बताएं, 1। उसके बाद बताओ स्लैशन करके अब यहाँ पे बताएं क्या लिखेगा, टोटल डिजिट्स इज इक्वल टू डी, तो मेरे डी का वैल्यू में कितना है, मेरे डी के वैल्यू में भी 1 है। तो अभी तीनों चीज एक एक बार था, तो रिपोर्ट में एक 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 ही दिखा रहा है। अंत में क्या होगा, गेट सी एच फंक्शन आया, इसने स्क्रीन को होल्ड किया, आप कोई की प्रेस कीजिए तो फिर वो की हट जाए और वो स्क्रीन हट जाएगा, फिर मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। अच्छा अब एक बात सुनिए, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे ये जो कोड लिखे हैं ना, देखो ये वाला जो कोड लिखे हैं ना, अंदर वाला कोड, अपर केस लेटर चेक करने का, लोअर केस लेटर चेक करने का, और डिजिट चेक करने का जो कोड हम लिखे हैं इन कुछ कोड्स में, पता है इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो रेडीमेड तरीका है, ये हम लोग का मेहनत वाला तरीका वो थोड़ा शॉर्टकट तरीका है। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसके जगह ये भी लिख सकते थे इफ, पता है सी प्लस प्लस में चेक करना है कि अगर कोई अक्षर अपर केस है कि नहीं, तो आप अपर केस चेक करने के लिए ये तरीका लगाए ना, एक तरीका ये भी है, देखिए आपको यहाँ पे एक रेडीमेड फंक्शन यूज करना होगा, फंक्शन का नाम है इज अपर, तो इज अपर में क्या लगा देंगे, एक्स का आई ये लगा देंगे। तो जानते हैं इज अपर क्या चेक करेगा, यहाँ पे देखिए ये जो इज अपर है ये फंक्शन क्या चेक करेगा कि क्या है अपर केस, है अपर केस, किसको चेक करेगा, है अपर केस, एक्स का आई, तो क्या एक्स का आई है अपर केस, सुनिए अगर एक्स का आई है अपर केस तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो यू को प्लस प्लस कर देंगे, और अगर ये गलत हो गया तो पता है कहां जाएंगे आप, एल्स में, फिर इफ में जाके पता लोअर केस कैसे चेक करेंगे, आपको लिखना होगा इज लोअर, इज लोअर क्या, एक्स का आई, तो अगर एक्स का आई लोअर केस है कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो एल को प्लस प्लस कर लेंगे। और डिजिट चेक करने के लिए देखिए आपको क्या लिखना होगा, एल्स इफ, पता है डिजिट चेक करने के लिए एक फंक्शन है इज डिजिट एक्स का आई, तो एक्स का आई अगर डिजिट हो जाएगा तो कंडीशन को ट्रू कर लेंगे और डी को प्लस प्लस कर लेंगे। तो जरा गौर से देखिए, अपर केस चेक करने का ये जो लॉजिक था उसको शॉर्टकट में इज अपर नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, इसके हेल्प से भी आप एक्स के आई को अपर केस है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। एक्स के आई को इज लोअर फंक्शन से चेक कर सकते हैं कि एक्स का आई है क्या लोअर केस, अगर होगा तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। और डिजिट चेक करना एक्स के आई को, तो अगर अपने एफर्ट लगा के चेक करना है तब तो आप ऐसे करते हैं, और अगर शॉर्टकट फंक्शन की मदद से करना है तो इस डिजिट से बस चेक कर लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर एक बात सुन लीजिए, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं इज अपर एक रेडीमेड फंक्शन है, इज लोअर भी एक रेडीमेड फंक्शन है, इज डिजिट भी एक रेडीमेड फंक्शन है, तो इन तीन फंक्शंस के लिए यू विल नीड अ हेडर फाइल, और जानते हो उस हेडर फाइल का नाम क्या है, उस हेडर फाइल का नाम है सी टाइप डॉट एच, सी टाइप का मतलब होता है कैरेक्टर टाइप डॉट एच। तो मेरा बात सुन लीजिए, देखिए अगर आप इस प्रोग्राम में यहां पे लिखेंगे हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड एसटीडीआई डॉट एच, इसमें एक लाइन और बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं बात, बढ़ जाएगा क्या, हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर मेन का कोडिंग सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, फिर सुनिए ये सब कुछ सेम रहेगा, ये कोड सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। ये लूप भी सेम रहेगा, बाउंड्री भी सेम रहेगा, बस क्या करना है इसको रिप्लेस कर लेना है इस चीज से,
मतलब अगर आप ये लॉट के जगह ये वाला लॉट घुसा देंगे, इसको डाल देंगे इसके जगह, तो आपको बस हेडर फाइल ये बढ़ाना होगा सी टाइप डॉट एच ऊपर में। ये बस समझने के लिए हम साइड में लिखें, ये ऊपर में इंसर्ट होगा, बाकी फिर ये सब कुछ कॉपी हो जाएगा। तो ये हो गया फंक्शंस का यूज करके अपर केस चेक करना, लोअर केस चेक करना और अंक को चेक करना। और ये हो गया अपने से चेकिंग करना, वैल्यूज का लिमिट लगा लगा के। जैसे ए और जेड का लिमिट हम दे रहे हैं, स्मॉल ए स्मॉल जेड का लिमिट हम दे रहे हैं, 0 9 का लिमिट हम दे रहे हैं, ताकि एक निश्चित काम हो जाए। और अगर इसका शॉर्टकट करना है तो रेडीमेड फंक्शन के भरोसे आप ये काम चाहे तो कर सकते हैं परफॉर्म। तो इज अपर, इज लोअर, इज डिजिट यूज किया जा सकता है। तो देखिए ये तो था एक क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे अभी पढ़े, जो अपर केस, लोअर केस और डिजिट को चेक करता है। अब इसी टाइप का थोड़ा मिलता जुलता एक और प्रोग्राम हम आपको अभी कराते हैं, जो अभी पढ़े हैं उसी से थोड़ा रिलेटेड लगेगा वो आपको। तो इस बार का मेरा क्वेश्चन क्या है जरा वो देखें आप। क्वेश्चन ये बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट। आपको ना कन्वर्जन का एक प्रोग्राम अब हम कराएंगे। कन्वर्ट क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द अपर केस लेटर्स of the string of the given string to lower case। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि आपको कोई गिवन स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग दिया जाएगा रन टाइम, फिर आपको अपने स्ट्रिंग में आने वाला जितना भी कैपिटल लेटर है, आपके स्ट्रिंग में आने वाला जितना भी कैपिटल लेटर है उसको किस में चेंज करने को हम कह रहे हैं, स्मॉल लेटर में, लोअर केस लेटर में, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझ में आता है, अगर कैपिटल लेटर को स्मॉल में करना है तो स्मॉल लेटर को कैपिटल में करना है। मतलब ना कि देखिए अगर हम अपनी स्ट्रिंग में कोई चीज कैपिटल में दिए हैं, कोई चीज अगर हम स्मॉल में दिए हैं, इस तरीके से अगर हम कोई डिजिट घुसा दिए हैं, फिर कोई चीज हम कैपिटल में दिए, तो अगर ये मेरा स्ट्रिंग है तो आपका आंसर पता है क्या हो जाना चाहिए, कैपिटल लेटर स्मॉल बन जाना चाहिए। स्मॉल लेटर जो भी गिवन होगा मेरा, बी की जगह हम जो भी दूसरा लेटर दिए होंगे अगर वो स्मॉल में है तो वो कैपिटल बन जाना चाहिए। मतलब कैपिटल वाला स्मॉल बन जाना चाहिए, डिजिट को डिजिट छोड़ देना चाहिए और अपर केस वाला स्मॉल लेटर में बदल जाना चाहिए। बस यही तो आपको करना है। तो कैपिटल लेटर स्मॉल में चेंज हो जाए, स्मॉल लेटर कैपिटल में चेंज हो जाए, अगर कोई डिजिट है तो उसको कुछ मत करिए, अगर कोई निशान है तो उसको कुछ मत करिए, अगर बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है तो उसको कुछ मत करिए, बस अपर को लोअर और लोअर को अपर कर दीजिए। अब इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम आपको उसका रूल बता रहे हैं, सुनिए। आपको याद है कैपिटल ए जब हम पढ़ाए थे बहुत पहले, उसका आस्की कोड समझाए थे, हम बोले थे ना कैपिटल ए का आस्की वैल्यू 65 होता है, कैपिटल बी का आस्की वैल्यू हम बताए थे ना 66 होता है। ऐसे करते करते मेरे कैपिटल जेड का आस्की वैल्यू आपको याद होगा 90 होता है। हम बहुत पहले आपको आस्की वैल्यू का लिमिट्स वैल्यूज बताए हैं। तो कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66, बढ़ते जाएंगे तो जेड का 90 होता है। उसी तरह से स्मॉल ए का आस्की वैल्यू 97, स्मॉल बी का आस्की वैल्यू 98, बढ़ते जाओगे तो स्मॉल जेड का आस्की वैल्यू 122 होता है। ये फंडामेंटल्स क्लास में हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। और ये भी याद रखिएगा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बीच में 32 का डिफरेंस होता है, ध्यान रखिए। सब में 32 का फासला आप देख लीजिए बीच में। तो आज की क्लास में क्या मिला है क्वेश्चन, अपर केस को लोअर केस करना है और लोअर केस को अपर केस करना है। तो ये वाला लॉजिक आपका हेल्प करेगा आज, क्योंकि आप देख रहे हैं अपर केस लेटर को लोअर केस में चेंज करना है तो 32 जोड़ना पड़ेगा आस्की वैल्यू में, और लोअर केस को अपर में परिवर्तित करना है बाय चांस, तो इसमें से 32 घटाएंगे तो अपर केस का आस्की वैल्यू मिलेगा। 122 में से 32 घटाएंगे तो 90 होगा, वो अपर जेड का आस्की वैल्यू मिलेगा। और ये प्रोसेस सारे 26 लेटर्स पे लागू होता है, अपर केस और लोअर केस 26 के बीच में ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो एक बात याद रखना, अपर केस है लोअर में परिवर्तन करना है तो 32 जोड़ देना, और लोअर केस है अपर केस में वापस कन्वर्ट करना है तो 32 सब्ट्रैक्ट कर देना, बात खत्म। तो इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में कहां लगाएंगे वो हम आपको अभी लिख के दिखाने वाले हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो सबसे पहले ये बताओ हेडर फाइल हम लोग क्या क्या करेंगे, इंक्लूड इंक्लूड हेडर फाइल हम कौन सा लगाने जा रहे हैं, iostream.h। उसके बाद देखो हम यहाँ पे इंक्लूड करके नेक्स्ट हेडर फाइल कौन सा लगाने जा रहे हैं, conio.h, ये तो आपको पता है। और एक हेडर फाइल हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे stdio.h।
सो दैट हम गेट्स का यूज कर सकें। तो गेट्स के लिए stdio.h। ये बताओ मेरे प्रोग्राम का जिंदगी कहां से चालू होगा, वॉइड मेन फंक्शन से। ठीक है, अब देखो हमको स्क्रीन का गंदगी साफ करना है, तो आई विल यूज क्लियर स्क्रीन फंक्शन। इतना समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना लिए x, उसका लिमिट 20 दिए हैं मैक्सिमम, वो कैरेक्टर का मेमोरी बनाने के लिए। अब हम यहाँ पे काउंटर्स कौन सा लिए, बस एक काउंटर लेंगे i। देखिए आज हमको अपर केस, लोअर केस, डिजिट गिनती नहीं करना है, बस हमको अपर को लोअर और लोअर को अपर करना है। ठीक है, लेकिन लूप तो चलाना पड़ेगा, लूप चलाने के लिए तो काउंटर की जरूरत है, तो बस वो काउंटर हम लेंगे आज i। अपर केस लोअर का काउंटर नहीं लेंगे आज, सिर्फ लूप चलाने का काउंटर लेंगे i। अब देखो सबसे पहले ये सी आउट आकर आपसे क्या पूछा, सी आउट आकर पूछा एंटर द स्ट्रिंग, ये आपसे स्ट्रिंग पूछा, स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रिंग डाल दो। पढ़ेगा कौन, कीबोर्ड से गेट्स से पढ़वाते हैं, चलिए गेट्स पढ़ के कहां डाल देगा, एक्स में, ये तो आप समझ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अपर को लोअर में, लोअर को अपर में करना है आपको, तो हम लोग यहां पे एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, सॉरी आई इज इक्वल टू 0, और यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स का आई इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर आई प्लस प्लस। इसका रीजन आप समझ रहे हैं, मेरा लूप तब तक चलेगा जब तक मेरे एक्स के आई पोजीशन पे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, यानी जब तक मेरा स्ट्रिंग खत्म नहीं होता तब तक चलेगा ये लूप। अब हम चले गए अंदर, अब देखो हम लोग इसमें पहले अपना एफर्ट लगाएंगे। अपर केस चेक करने का लॉजिक क्या था कि अगर x का i कैपिटल A से बड़ा या बराबर एंड x का i कैपिटल Z से छोटा या बराबर है, तो क्या करेंगे, x का i इज इक्वल टू x का i प्लस 32। यानी कि देखिए अगर वो कैपिटल लेटर है तो स्मॉल में चेंज करने के लिए 32 जोड़ना होगा, दैट्स इट, इतना सिंपल सा लॉजिक है। और अगर ये रॉन्ग हो जाता है तो अब हम लोग एल्स इफ में जाके लोअर केस कैसे चेक करते थे कि क्या x का i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल a एंड x का i इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल z। अगर इस बीच में आता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का i इज इक्वल टू x का i माइनस 32। तो अगर वो स्मॉल लेटर है तो 32 को घटा देंगे, यहां पे फॉर लूप का बाउंड्री हो जाएगा क्लोज। ये बहुत इजी लॉजिक है। और अंत में सुनिए, अब हमको यहाँ पे सी आउट में क्या छपवाना होगा, लाइन बदलकर देखिए हमको क्या छपवाना होगा, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे मॉडिफाइड स्ट्रिंग, मतलब मेरा बदला हुआ स्ट्रिंग कैसा हो गया, तो उसको हम यहाँ पे एक्स को प्रिंट आउट कर देंगे। और अंत में यहाँ पे यूज हो जाएगा गेट सी एच, यहाँ पे मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर। इसको थोड़ा रन करा दे, ये इजी चीज तुरंत सीख जाएंगे आप इस बार। देखिए हेडर फाइल ले चुके हैं istream.h, ऑफ कोर्स सी आउट के लिए, क्योंकि सीन की जगह अब हम क्या लगाए हैं, गेट्स, तो गेट्स का हेडर फाइल क्या लगाए हैं, stdio.h। क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच का हेडर फाइल कौन सा लगाए हैं हम, conio.h। फाइन। जिंदगी शुरू कहां से हो गया, मेन फंक्शन से। मेन में घुस के हम इस बार, ये मेरा मॉनिटर है, तो मेन में घुस के हम इस बार क्लियर स्क्रीन करके इसका गंदगी साफ कर दिए। कैरेक्टर का एरे बना x के नाम से, साइज बताओ कितना हो चुका है उसका, 20 हो चुका है। काउंटिंग कैसे कर लोगे, x का 0, x का 1, x का 2, ऐसा करते करते x के 19 तक घर बन गया। अब ये बताइए काउंटर कौन सा लिए हैं, i, तो i नाम का काउंटर क्या करेगा, लूप चलाएगा। सी आउट आकर क्या पूछा आपसे, देखिए ये सी आउट क्या पूछा आपसे, एंटर द स्ट्रिंग। ये देखिए आपसे मैसेज में पूछा गया है कृपया करके स्ट्रिंग दीजिए, तो आपको जो मन करे मिक्सअप करके स्ट्रिंग का वैल्यू वहां पे डालिए। ठीक है, मिक्सअप जानबूझ के बोल रहे हैं ताकि थोड़ा अपर लोअर में, लोअर अपर में आप चेंज करना सीखें। तो हम क्या किए, सबसे पहले बी दे दिए कैपिटल में, उसके बाद हम दे दिए स्मॉल में सी, समझिए मेरा बात, फिर हम दे दिए यहाँ पे 9 डिजिट भी घुसा रहे, देखते हैं क्या होगा। तो बी दिए, सी दिए, 9 दिए, उसके बाद हम यहाँ पे मान लो कैपिटल में ई दे दिए, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे प्लस लगा दिए और ना एंटर मार दिए। तो ये बताओ ये जो वर्ड हम दिए, ठीक है अजीब सा वर्ड है, बट इस वर्ड को कीबोर्ड से जब हम दबाएंगे तो पढ़ा कौन, गेट्स। तो इस गेट्स ने इस चीज को पढ़ के किस में थमा दिया, एक्स में थमाया। तो एक्स को वैल्यू कितना मिल गया, देखिए आप, बी स्मॉल सी 9 कैपिटल ई प्लस और लास्ट में नल कैरेक्टर, ये देखो पोजीशन समझ रहे ना, 0 1 2 3 4 5, ये देखो। अब देखना क्या होगा, मेरे आई का लूप स्टार्ट हो गया,
तो मेरे आई का गिनती ध्यान देना 0 से शुरू हो रहा है, यहां से इस पोजीशन से, तो आई को 0 मिला, ध्यान दीजिएगा, आई को 0 मिला, ठीक है। यहां पे आइए, एक्स का 0 इज नॉट नल कैरेक्टर, चेक करो, एक्स का 0 कौन है, बी, ध्यान से देखो, बी इज नॉट नल कैरेक्टर, तो ठीक तो बोल रहा है, बी इज नॉट नल कैरेक्टर, कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल मूव इन साइड। तो क्योंकि मेरे एक्स के 0 में बी है, दिस बी इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर है, कंडीशन इज ट्रू, वी विल मूव इन साइड। अब जब आप अंदर आएंगे तो अंदर आके देखो क्या लिखा है, इफ एक्स के 0 में कौन है, बी, तो ये बताओ बी जो है क्या वो कैपिटल ए और कैपिटल जेड के ग्रुप का चीज है, यस सर। आप याद कीजिए ना, कैपिटल बी का आस्की कोड 66 होता है, ठीक है, और कैपिटल ए का आस्की वैल्यू कितना होता है, 65, कैपिटल जेड का कितना होता है, 90 होता है। अब आप ही सोचिए, मेरे एक्स के 0 में कैपिटल बी है और कैपिटल बी का आस्की कोड 66 होता है, तो क्या 66 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, यस। साथ ही साथ एक्स के 0 में 66 बी है, क्या वो लेस देन और इक्वल टू 90 है, यस सर। यानी मेरा जो बी है कैपिटल, वो कैपिटल ए और कैपिटल जेड के ग्रुप का है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा ये अक्षर अपर केस लेटर है, ठीक है। अगर ये अपर केस लेटर है तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे और लोअर में चेंज करने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स के आई में 32 जोड़ देंगे। ये बताओ, एक्स का आई कहने का मतलब एक्स का 0, और एक्स के 0 में कौन है, बी, अब बी में कौन है, एक तरह से 66 है। अगर हम उसमें 32 जोड़ते हैं तो देखो 6 2 8 6 3 9 98 होगा। याद कीजिए, ये जो 98 या जो 98 है वो ना स्मॉल बी का आस्की कोड है, याद करिए आप, क्योंकि स्मॉल ए का 97 था तो स्मॉल बी का 98 होता है। तो ये किसको मिल गया, किसमें स्टोर हो गया, एक्स के 0 में। तो जानते हैं एक्स के 0 में कैपिटल बी हट के उसमें आस्की वैल्यू कौन आया, 98, तो 98 का अक्षर तो स्मॉल बी है, तो उसमें देखना अपने आप कैपिटल बी स्मॉल बी में चेंज हो जाएगा। वेरी 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 इजी। अब सुनिए, एल्स इफ तो काम नहीं कर रहा है, ये बाउंड्री बंद हो रहा है, लौट के कहां जाओगे, आई प्लस प्लस पे, तो आई बढ़कर 1। चलो फिर से एक बार टेस्ट करते हैं। ये बताओ, x का 1 इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ध्यान देना, x के 1 में कौन है, स्मॉल c, तो स्मॉल c इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ठीक तो कह रहा है, स्मॉल c नल कैरेक्टर नहीं है, तो लूप मेरा चलेगा। अब ये बताइएगा, स्मॉल c का आस्की वैल्यू देखो, स्मॉल a का 97, स्मॉल b का 98, स्मॉल c का आस्की वैल्यू 99 होता है, तो चेक करते हैं इसको लेकर। अब बताओ, x के 1 में स्मॉल c है, x के 1 में स्मॉल c है, आस्की कोड उसका 99 होता है, तो चेक करिए क्या स्मॉल c का आस्की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 है, क्योंकि इसका वैल्यू तो 65 होता है। तो आप बताइए, x के 1 में स्मॉल c का आस्की कोड होता है 99, तो क्या 99 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, यस सर। साथ ही साथ ये चेक करो, x के 1 में तो स्मॉल c है, मतलब 99, तो क्या 99 इज लेस देन और इक्वल टू 90, याद करो कैपिटल जे तो 90 होता है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि स्मॉल c का जो 99 है वो 65 से तो बड़ा है, पर वो 90 से छोटा नहीं है ना, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वो अपर केस के ग्रुप में नहीं होगा। सोच के देखो ना, स्मॉल c अपर केस के ग्रुप में कैसे हो सकता है, तो वो रॉन्ग होके एल्स में फेंका। अब देखते हैं क्या होता है, बताओ, x के 1 में स्मॉल c है, स्मॉल c का आस्की वैल्यू होता है 99 और स्मॉल a का आस्की वैल्यू 97 होता है और स्मॉल z का आस्की वैल्यू 122 होता है। अब आप चेक करके देखिए, x के 1 में स्मॉल c है यानी 99 है, तो क्या 99 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 97, आस्की वैल्यू से हम तुलना कर रहे हैं, x के 1 में स्मॉल c, क्या वो स्मॉल a यानी 97 से बड़ा या बराबर है, यस सर। साथ ही साथ स्मॉल z का 122 है, ध्यान रखिए, और x के 1 में स्मॉल c है यानी 99 है, तो क्या 99 इज लेस देन और इक्वल टू 122, यस सर। यानी मेरा स्मॉल c का आस्की वैल्यू स्मॉल a और स्मॉल z के बीच में आता है, यानी वो लोअर केस है, तो लोअर केस को अपर में करने के लिए 32 घटाने सिखाए थे ना। तो नीचे आके चेक करो क्या लिखा, x के 1 में जो स्मॉल c है यानी कि 99 है, 99 में से 32 घटाइए, 99 में से 32 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 67। और याद करो, कैपिटल ए होता है 65, कैपिटल बी होता है 66 और कैपिटल सी होता है 67। तो ये 67 किसको थमा देंगे, x के 1 को, तो x के 1 में जब 67 आएगा तो उसका अक्षर तो कैपिटल सी बन के उभरेगा वो।
तो आप खुद देखिए ना, स्मॉल कैसे कैपिटल बन गया, कैपिटल कैसे स्मॉल बन गया। फिर देखो ये बाउंड्री बंद हो रहा है, आई प्लस प्लस पे गए तो आई बढ़कर 2। अब चेक करते जाइए, x का 2 इज नॉट नल, x के 2 में 9 है, तो 9 इज नॉट नल, कंडीशन सही है, अंदर आ गए। तो क्या 9 अपर केस के ग्रुप में आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या 9 लोअर केस के ग्रुप में आएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसको कुछ मत करिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि अपर को लोअर करना था, लोअर को अपर करना था, बाकी को कुछ नहीं करना था। तो कुछ मत करके अगला राउंड में चले जाइए। आई बढ़कर 3 हो गया। ध्यान दें, x के 3 में अब कैपिटल E है, तो x के 3 में जो कैपिटल E है, इट इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। बात बराबर है, सही है? अंदर आइए। अब आप ये बताएं, x के 3 में जो कैपिटल E है, कैपिटल E समझ रहे हैं, कैपिटल E 65 है, तो A B C D E यानी 65, 66, 67, 68, 69। तो मेरे x के 3 में जो कैपिटल E है, इसका आस्की कोड 69 है, तो 69 तो 65 और 90 के बीच में आने वाला चीज है, यानी कि कैपिटल ई अपर केस है। और अगर कैपिटल ई अपर केस लेटर है, तो फिर कैपिटल ई में 32 जोड़िए। x के 3 में कैपिटल ई है, उसमें जब 32 जोड़ेंगे तो 69 में जब 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 11, 6 3 9 और 1 कितना हो गया? 6 3 9 और 1 10, 101 हो गया। अब 101 किसका आस्की वैल्यू याद कीजिए, 97, 98, 99, 100, 101। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, यानी कि इसका वैल्यू कट के स्मॉल ई बन जाएगा। उसके बाद फिर आई बढ़कर कितना हो जाएगा? 4। ध्यान दें आप, इंडेक्स नंबर 4 में कौन सा निशान है? प्लस। तो प्लस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, सही है। अब बोलो, प्लस क्या अपर केस के ग्रुप में आएगा? नहीं। क्या प्लस स्मॉल लेटर के ग्रुप में आएगा? बिल्कुल नहीं। तो काम मत करिए, आगे भाग जाइए। आई बढ़ते बढ़ते अंत में 5। ध्यान दीजिए, लास्ट में जब आई बढ़ते बढ़ते 5 हो जाएगा, तो इंडेक्स 5 में कौन है? नल कैरेक्टर। तो नल कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, तो ये कंडीशन अब गलत हो जाएगा। उसके बाद हमको बाहर जाना पड़ेगा। पता है, जब हम इस फॉर लूप से बाहर जाएंगे, यानी मेरा स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, क्योंकि इसमें नल आ चुका होगा, तो स्ट्रिंग खत्म हो चुका होगा, यानी कन्वर्जन का काम पूरा हो गया। अब कन्वर्ट होके नया वैल्यू क्या बना आफ्टर मॉडिफिकेशन, चलो वो प्रिंट करते हैं। तो बताओ, अंत में सी आउट में क्या प्रिंट किया? लाइन बदलकर। देखो लाइन बदलकर क्या प्रिंट हो गया? मॉडिफाइड स्ट्रिंग बराबर, तो जवाब क्या आया? मॉडिफाइड स्ट्रिंग बराबर किसका वैल्यू प्रिंट होगा? x का। अब मेरे x का वैल्यू में कौन है? स्मॉल b, कैपिटल C, उसके बाद 9, उसके बाद स्मॉल e, उसके बाद प्लस, तो ये वैल्यू वहां पे प्रिंट हो जाएगा। फिर बात देखिए बाद में क्या हुआ। उसके बाद गेट ch आया, मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो आप खुद देखिए, आपका सारा अपर केस स्मॉल बन गया, आपका लोअर केस कैपिटल बन गया, डिजिट और निशान को कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तो क्वेश्चन का डिमांड था। अब एक बात सुनिए, जो काम आप यहाँ पे अपने से कर रहे हैं, ये वाले प्रोसेस में डायरेक्ट कर रहे हैं, पता है इसका भी शॉर्टकट फंक्शंस होगा, जिसमें से कुछ कुछ आप जानते ही हैं। अपर केस चेक करने के लिए रेडीमेड फंक्शन आप क्या लगाते हैं? यहाँ पे क्या लिखते हैं आप? यहाँ पे इफ क्या लगाते हैं? अभी बताए थे ना थोड़ी देर पहले, इज अपर। तो इज अपर क्या चेक करेगा? वो अपर केस है कि नहीं, कौन अपर केस है कि नहीं। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स का आई, और ये मेरा इफ का ब्रैकेट है, ठीक है, ये इफ का ब्रैकेट है, और ये इज अपर का ब्रैकेट है। तो जानते इज अपर क्या चेक करेगा? इज अपर चेक करेगा क्या एक्स का आई है अपर केस। पता है, अगर एक्स का आई सच में है अपर केस, तो हम इस स्टेटमेंट की जगह देखो क्या लिखेंगे, एक्स का आई इज इक्वल टू, पता है एक फंक्शन है यहां प्रोग्रामिंग में, टू लोअर, और इसके ब्रैकेट में डाल देंगे एक्स का आई। जानते हो क्या होगा? सुनो, इज अपर जो रेडीमेड फंक्शन है, ये चेक करेगा कि एक्स का आई है क्या अपर केस। पता है, अगर एक्स का आई है अपर केस, तो टू लोअर क्या करेगा? एक्स के आई को लोअर बना के एक्स के आई में थमा देगा, एक्स के आई को खुद ही से लोअर केस में चेंज करेगा इंटरनली, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन है। इंटरनली ये फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन क्या करेगा? एक्स का आई जो अपर केस है, टू लोअर, उसको लोअर में तब्दील करके एक्स की आई में भर देगा। तो इसका वाइस वर्सा कोड क्या होगा? बताओ क्या लिखोगे? एल्स इफ, लोअर केस कैसे चेक करेंगे हम लोग? यहां पे इज लोअर, इज लोअर क्या? एक्स ऑफ आई। सुनो सुनो, अब क्या चेक करेंगे हम लोग? क्या एक्स का आई लोअर केस है? देखो, क्या एक्स का आई लोअर केस है? अगर ये ट्रू होगा तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स आई बराबर एक फंक्शन यहां लगाएंगे, टू अपर एक्स का आई। इसका उल्टा कर लीजिएगा प्लीज। तो सुनिए, इज अपर ने चेक किया
क्या एक्स का आई अपर केस है? अगर वो ट्रू होगा तो टू लोअर एक्स आई को लोअर में तब्दील करके इसको दे देगा। और अगर एक्स का आई इज लोअर में ट्रू होता है, लोअर केस अगर वो है ट्रू होता है, तो टू अपर लोअर अक्षर को अपर में तब्दील करके इसको दे देगा। और ये चीज रेडीमेड चीज है और आप इस चीज को मैनुअली यूं लिखते हैं, तो ये दोनों का काम एकदम सेम ही होगा। फर्क है कि ये प्रीडिफाइंड है, ये आपने किया। अब एक बात बताओ, अगर ये प्रीडिफाइंड फंक्शंस है तो प्रीडिफाइंड फंक्शन जब भी यूज होता है ना, हेडर फाइल लाना पड़ता है। तो पता है इन चारों के लिए फिर से हेडर फाइल वही आएगा ctype.h। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रोग्राम में ये वाले कोड के जगह इस कोड को अगर डालना चाहते हैं तो आपको ऊपर में हैश इंक्लूड में ctype.h यानी कैरेक्टर टाइप.h हेडर फाइल हैश इंक्लूड करके जोड़ना होगा, एक बढ़ाना होगा। बाकी सब सेम रहेगा, ये वाला चीज इससे रिप्लेस होगा, ये हेडर फाइल ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन से करना है, तब तो आप ये चीज यहां लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है फंक्शन लगाने, तब तो आप डायरेक्ट करेंगे। देखिए यहां पे बस बोला था कन्वर्ट करना है अपर को लोअर में, कहीं लिखा नहीं है यूजिंग फंक्शन, तो आप डायरेक्ट करेंगे। और अगर लिख देगा यूजिंग फंक्शन बोल देगा, तब तो ये वाला तरीका यूज करेंगे।